नमस्कार दोस्तों, बीपीएससी पाठशाला विद चौहान में एक बार फिर से आपका स्वागत है। अभी जो सीरीज पे हम काम कर रहे हैं वो है मॉडर्न हिस्ट्री की। इससे पहले बिहार स्पेशल में जितने भी प्रश्न आते हैं वो बिहार स्पेशल की सीरीज में मैंने कंप्लीट करा दिया है आपको। वो बीपीएससी के किसी भी एग्जाम के लिए कोई भी प्रश्न आपको अगर बिहार स्पेशल से आएगा तो वो वहाँ से आप प्लेलिस्ट में जाके कंप्लीट देख सकते हैं वीडियो, और सारा प्रश्न बनेगा, चाहे प्री में हो या मेंस में हो। उसके बाद जो मैंने शुरू किया है वो है इस चैनल पे कंप्लीट हिस्ट्री मॉडर्न हिस्ट्री का। तो मॉडर्न हिस्ट्री जो ऐसा पार्ट है जो आपके बीपीएससी में नहीं, यूपीएससी में, एसएससी में, रेलवे में, स्टेट पीसीएस में, हर जगह प्रश्न यहाँ से आते हैं। लेकिन मैं जो कंटेंट दे रहा हूँ उसका लेवल मुख्य रूप से आपका एसएससी ग्रेजुएट लेवल, बीपीएससी, उसके सारे एग्जाम्स प्री मेंस के, और यूपीएससी लेवल का होगा, अदर पीसीएस में भी काम आएगा। तो मॉडर्न हर जगह पूछा जाता है, इसलिए मैंने इसको डीप से पढ़ाया है। तो अभी तक जो भी वीडियोस जा चुके हैं, मॉडर्न 17-18 वीडियोस हैं, उनको आप अच्छे से देखिएगा। और अब मैं शुरू करने वाला हूं अगला टॉपिक, जो फॉरवर्ड ब्लॉक, पाकिस्तान की मांग, प्रत्यक्ष कार्रवाई दिवस, अगस्त प्रस्ताव और व्यक्तिगत सत्याग्रह है। अभी 8-10 वीडियोस आएंगे। मैंने अभी 5-7 दिनों से कोई वीडियो डाला नहीं था। मैं एक्चुअली ये पूरा रेडी कर रहा था, तो अब मैंने मॉडर्न की जो भी कंप्लीट वीडियोस हैं वो मैंने रेडी कर ली है। तो अभी आपको 2-3 दिन में सारे वीडियोस डल जाएंगे। उसके मैं पीवाईक्यूज पे भी काम कर रहा हूँ, इसलिए थोड़ा टाइम लग रहा है, लेकिन 3-4 दिन में सारे वीडियोज आ जाएंगे। और 28-29 मैक्सिमम 30 वीडियोज में आपका पूरा मॉडर्न हिस्ट्री प्री और मेंस का कंप्लीट हो जाएगा। और हर वीडियो में आपको पीवाईक्यूज मिलेंगे, प्री के भी और मेंस के भी। ये जो पीवाईक्यूज होंगे वो स्टेट पीसीएस, एसएससी और यूपीएससी स्तर के होंगे, और प्री के भी होंगे, मेंस के भी होंगे। प्री में तो मैं पूरा समझा दूंगा पीवाईक्यूज कहाँ से आए हैं, कंटेंट से कैसे मैच कर रहा है। और मेंस के लिए मैं जो प्रश्न होंगे उसको डिटेल में समझा दूंगा कि किस तरह से आपको आंसर राइटिंग करनी है और किस तरह से इसी कंटेंट से आप कर सकते हो। जो आपके मैंने मटेरियल प्रोवाइड किया है वो बहुत सारे सोर्सेज से लेके है, और मेरा जो खुद का है अपना नोट्स उससे है। और आपको मैं यकीन दिलाता हूं कि किसी भी बुक को पढ़ने की जरूरत नहीं है। फिर भी अगर आपको लगता है कि ये सारे कंटेंट के बाद आपको कुछ एक्स्ट्रा पढ़ना है, तो आप राजीव अहीर सर की जो मॉडर्न स्पेक्ट्रम वाली है बुक वो पढ़िएगा। उसके अलावा कुछ भी मत पढ़िएगा, और वो भी पढ़ने की जरूरत आपको नहीं पड़ेगी, क्योंकि उसके भी मैक्सिमम कंटेंट आपको मेरे वीडियोज में मिलेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, आगे बढ़ते हैं। चैनल का नाम बीपीएससी पाठशाला विद चौहान है। आपको इस चैनल पे फ्री में प्री और मेंस की तैयारी कराई जाती है। एसएससी, अदर पीसीएस, बीपीएससी, उसके सारे एग्जाम्स, और यूपीएससी के लिए प्री मेंस के सारे मटेरियल आपको मिलते हैं, इस पे बिल्कुल फ्री मिलते हैं। तो चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, दोस्तों और फैमिली में शेयर कीजिए। तो चलिए अब शुरू करते हैं पढ़ाई। तो सबसे पहले फॉरवर्ड ब्लॉक की बात करते हैं, जिसकी स्थापना 3 मई 1939 को हुई थी। 1939 3 मई को फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना होती है, और संस्थापक होते हैं सुभाष चंद्र बोस। ये प्रश्न एसएससी में तो कई बार पूछा है, बीपीएससी में भी कई बार पूछा जा चुका है। ठीक है, कहाँ पे हुआ था? उन्नाव के मकर गांव में। ये थोड़ा टेक्निकल है। यहाँ पे जब भी प्रश्न पूछा गया है, यह स्थान नहीं पूछा जाता है। आपको अगर फॉरवर्ड ब्लॉक में मेंस में प्रश्न लिखने के लिए आएगा उत्तर, शॉर्ट आंसर टाइपिंग में 20 वर्ड में, 50 वर्ड में, तो आप उन्नाव की चर्चा जरूर करना कि उन्नाव के मकर गांव में सुभाष चंद्र बोस ने 3 मई 1939 को फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की थी। पहला इसका स्वरूप कैसे था? तो सबसे पहले वो इंडियन नेशनल कांग्रेस के भीतर ही एक गुट के रूप में था, क्योंकि सुभाष चंद्र बोस जो थे वो इंडियन नेशनल कांग्रेस के ही पहले सदस्य रहा करते थे या थे। ठीक है, स्थापना का कारण क्या हुआ क्या था कि सुभाष चंद्र बोस और कांग्रेस नेतृत्व के बीच वैचारिक मतभेद हो गया था, और विशेष रूप से जो मतभेद था ना, वो महात्मा गांधी के साथ था। ठीक है, मैं आपको थोड़ा सा आउट ऑफ द वे बता रहा हूं, जो मैंने अपने स्कूल डेज में टीचर से सुना था, या किसी ने बताया होगा कि सुभाष चंद्र बोस तो ऐसा भी बोलते थे कहीं कहीं कि गांधी से अंग्रेज का चूहा भी नहीं डरेगा। इसके पीछे उनकी सोच ये नहीं है कि गांधी जी उस लायक नहीं थे, या गांधी जी में वो कैपेबिलिटी नहीं थी। वो इसलिए बोलते थे कि गांधी जी अहिंसा के पुजारी थे, और सुभाष चंद्र बोस को ये बात बिल्कुल समझ में आ गई थी कि अंग्रेजों को सिर्फ अहिंसा के बल पर तो भगाया नहीं जा सकता। इसलिए उन्होंने ये स्टेटमेंट दिया होगा, नहीं दिया हो, कहीं ऐसा लिखा हुआ नहीं है, मैंने सुना, आपको बता दिया। आपको भी आंसर राइटिंग में लिख कर नहीं आना है, बस ये बातचीत के लिए था। तो बोस जो थे वो ब्रिटिश शासन के विरुद्ध अधिक आक्रामक और प्रत्यक्ष संघर्ष के पक्षधर थे, जबकि महात्मा गांधी अप्रत्यक्ष और बिल्कुल भी आक्रामक रूप ना लेके अहिंसा के तरीके से आगे बढ़ने के पक्ष में थे। ठीक है, इसलिए मतभेद था मुख्य रूप से। और जब आप देखते हो कि कांग्रेस नेतृत्व से मतभेद है, और मतभेद और वैचारिक मतभेद वो भी गांधी जी के साथ है, तो वो पूरी कांग्रेस, क्योंकि गांधी ही कांग्रेस के मुख्य चेहरा थे उस समय। तो ठीक है, और बात हो रही है 1939 की।
कांग्रेस की धीमी और अहिंसक रणनीति से उनमें असंतोष का भाव पैदा हो गया था। किसमें? सुभाष चंद्र बोस ने। इसलिए इससे अलग हटके उन्होंने फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की। ठीक है, अब घटनाएं क्या घटी उसके बारे में देखते हैं कि क्या कारण बना ये फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना के। तो 1938 में क्या हुआ था, कांग्रेस में के हरिपुरा में एक अधिवेशन हुआ था जहां बोस अध्यक्ष बने थे, और 1939 में त्रिपुरी अधिवेशन में वो फिर से अध्यक्ष निर्वाचित हुए थे, लेकिन मतभेदों के कारण अप्रैल 1939 में इस्तीफा दे दिया था। यह एक छोटी सी स्टोरी ये है कि ऐसा माना जाता है, ऐसा कहा जाता है, ऐसा लिखा हुआ है कि गांधी जी नहीं चाहते थे कि त्रिपुरी अधिवेशन में वो दोबारा से अध्यक्ष बने। ठीक है, और उनके जो कंटेस्टेंट थे उनको हरा के सुभाष चंद्र बोस निर्वाचित हुए थे। मैं थोड़ा सा मिस कर रहा हूं, आप एक बार देख लीजिएगा बुक्स में। वो मेरे ख्याल से पट्टाभी सीतारामैया को चाहते थे बनाना, और उनको हरा के गांधी जी के खिलाफ जाके और सुभाष चंद्र बोस ने अध्यक्ष का चुनाव जीता था। तो लेकिन हुआ क्या, जब अधिवेशन में लोग आए ना तो इनकी बात कोई सुन नहीं रहा था। तो जब सुन नहीं रहा था तो ऐसा लगा इनको कि गांधी जी के वजह से ऐसा हो रहा है कांग्रेस के भीतर, तो उन्होंने अध्यक्ष पद से इस्तीफा दे दिया था 1939 में ही। तो 2 बार अध्यक्ष चुने गए, 38 में, 39 में। 39 में इन्होंने इस्तीफा दे दिया था मतभेदों के कारण। ठीक है, अब जून 1939 में क्या होता है, बंबई सम्मेलन में फॉरवर्ड ब्लॉक के कार्यक्रम को स्वीकृति मिलती है, और जुलाई 39 में फॉरवर्ड ब्लॉक समिति का गठन होता है। उसके बाद मार्च 1940 में रामगढ़ में एक समझौता होता है और एक विरोधी सम्मेलन आयोजित किया जाता है। तो इस तरह से जो स्थापना होती है वो तो 1939 में ही हो जाती है, मई में भी, लेकिन मार्च 1940 में क्या होता है, रामगढ़ में एक समझौता भी होता है और विरोधी सम्मेलन आयोजित किया जाता है। अब एक घटना घटती है, 20 से 22 जून 1940 को नागपुर में पहला अखिल भारतीय सम्मेलन होता है, फॉरवर्ड ब्लॉक का ही खास करके, और संगठन को समाजवादी राजनीतिक दल घोषित किया गया उस सम्मेलन में। तो इसको आपको तथ्य को याद रखना है प्री के पॉइंट ऑफ व्यू से। मेंस में तो आप सारी चीजें लिख के आओ। ठीक है, उद्देश्य क्या था, फॉरवर्ड ब्लॉक स्थापना का उद्देश्य क्या था? ये चाहते थे पूर्ण स्वराज, पूरी तरह से स्वतंत्रता मिले, समाजवाद, समाज का काम हो, एवं उत्पादन के साधनों पर समाज का नियंत्रण हो, ना कि सरकार का, सामाजिक समानता मिले और सामाजिक न्याय मिले, साथ ही भारत का मॉडिफिकेशन हो, मॉडर्नाइजेशन हो, आधुनिकीकरण हो, वैज्ञानिक एवं बड़े पैमाने पर औद्योगिकरण हो, और भाषाई एवं सांस्कृतिक स्वायत्तता भी भारत को मिलनी चाहिए। ये सब फॉरवर्ड ब्लॉक के जो थे वो उद्देश्य थे स्थापना के। दोस्तों मैं थोड़ा सा तेज बोल रहा हूं क्योंकि कंटेंट बहुत है, आपको पढ़ना है। मैं चाहता नहीं कि वीडियो बहुत बड़ा बड़ा बने, क्योंकि आगे आपको टोटल मॉडर्न पढ़ने के लिए आपको 18 वीडियो आ चुके हैं, 10-12 और आएंगे तो 30 वीडियो हो जाएंगे। मैं चाहता हूं कि ये ऐसा वीडियो बने कि जल्दी से आपका रिवीजन भी हो, जल्दी से सारे कंटेंट भी आप समझ जाओ, इसलिए मैं थोड़ा सा तेज बोल रहा हूं, आप थोड़ा उसको मैनेज कीजिएगा। अब दमन की बात करते हैं। तो 17 जनवरी 1941 को बोस के भारत से निकलने के बाद संगठन पर ब्रिटिश सरकार ने कड़ा दमन किया। क्या हुआ था कि बोस को गिरफ्तार कर लिया गया था, फिर वो मतलब नजरबंद किया गया था उनको, और वहां से वो भेष बदल के निकल जाते हैं और बाहर चले जाते हैं, और फिर ब्रिटिश सरकार इसका दमन करती है क्योंकि मेन बंदा ही चला गया था। अब जून 1942 में फॉरवर्ड ब्लॉक पर प्रतिबंध लगा दिया ब्रिटिश सरकार ने। इसके बावजूद संगठन ने भारत छोड़ो आंदोलन का समर्थन जारी रखा, क्योंकि भारत छोड़ो आंदोलन 1942 में ही हुआ था। आगे वो भी पढ़ेंगे डिटेल से। ठीक है, महत्व क्या था फॉरवर्ड ब्लॉक का? स्वतंत्रता आंदोलन में उग्र राष्ट्रवादी विचारधारा को मजबूत किया, राष्ट्रवाद, समाजवाद और साम्राज्यवाद विरोध का समन्वय किया। इन चीजों को समझिए। राष्ट्रवाद तो मैं डिटेल से पढ़ा चुका हूं, जो राष्ट्र के लिए हित में है वही राष्ट्रवाद है। समाजवाद क्या है? जो समाज के हित में है। साम्राज्यवाद क्या है? जो उपनिवेशवादियों के हित में है, जो उपनिवेश बना लेते हैं उनके हित में जो है वो साम्राज्यवाद है। तो इन सब का जो विरोध का जो समन्वय है इसमें किया गया, यही इसका महत्व था। अब है कि स्वतंत्रता के बाद यह एक स्वतंत्र राजनीतिक दल के रूप में कार्य करता रहा, विशेषकर वेस्ट बंगाल में इसका प्रभाव अधिक रहा। तो सुभाष चंद्र बोस के बारे में और फॉरवर्ड ब्लॉक के बारे में मैंने इतनी जानकारी आपको दी है। प्री मेन से प्रश्न आएंगे, आप बना पाओगे। आगे भी है कुछ, देखते हैं। आगे है पाकिस्तान की मांग। फॉरवर्ड ब्लॉक एक पॉइंट खत्म हुआ, अब है पाकिस्तान की मांग। प्रारंभिक चरण की बात करते हैं अगर पाकिस्तान की मांग में, तो 1906 से 30 के बीच की बात होती है। उद्देश्य क्या था, पाकिस्तान की मांग क्यों की गई? तो संयुक्त भारत के भीतर मुस्लिमों के अधिकारों की रक्षा के लिए की गई, पृथक निर्वाचन मंडल के लिए की गई और संवैधानिक सुरक्षा के लिए की गई। ठीक है, प्रमुख विशेषताएं क्या रही पाकिस्तान की मांग करने की? कि अलग राष्ट्र की कोई मांग उस समय तक नहीं की गई थी।
ब्रिटिश भारत के भीतर राजनीतिक भागीदारी पर जोर दिया जा रहा था। प्रारंभिक चरण में ऐसे चल रहा था। अभी पाकिस्तान की जो मांग है उसके अभी हम धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे। किस समय से मुस्लिम लोगों ने बिल्कुल बोलना शुरू किया मुझे तो अलग देश ही चाहिए। तो स्टार्टिंग में क्या हो रहा था कि जो संयुक्त भारत है उसके भीतर मुसलमानों के अधिकारों की रक्षा की बात हो रही थी, पृथक मंडल की बात हो रही थी, आपने 1909 में पढ़ा मिंटो मार्ले सुधार में, संवैधानिक सुरक्षा की बात हो रही थी मुसलमानों की। अलग राष्ट्र की मांग अभी तक नहीं की गई थी प्रारंभिक चरण में, और ब्रिटिश भारत के भीतर ही की मुसलमानों की राजनीतिक भागीदारी बढ़े इस पर जोर दिया जा रहा था। अब होता है लखनऊ समझौता। आपने पढ़ा होगा कि मुस्लिम लीग और जो ये हैं कांग्रेस, उसके बीच लखनऊ में समझौता होता है, और कांग्रेस और मुस्लिम लीग साथ में आते हैं, एक दूसरे के सहयोग की बात करते हैं और अल्पसंख्यकों के अधिकारों को मान्यता देने की बात करते हैं। प्रारंभिक मुस्लिम लीग, जो पहले मुस्लिम लीग था, वो पृथकतावादी नहीं बल्कि संरक्षणवादी थी। इस बात को समझिए। पहले जो मुस्लिम लीग का उदय हुआ 1906 में, तो वो उनकी जो थ्योरी थी वो पृथकतावादी नहीं थी कि हम अलग अलग हो जाएं, अलग देश बना लें, हिंदू मुसलमान अलग रहेंगे, ये नहीं थी। उनकी संरक्षणवादी थी, सब साथ में रहेंगे, संरक्षण प्राप्त हमें भी होना चाहिए, और अल्पसंख्यक जो कि उस समय मुसलमान माने जाते थे और आज भी हैं भारत में, उनके अधिकारों को मान्यता मिले, इसके लिए बात थी उनकी। अलग देश की मांग नहीं थी। अब निर्णायक मोड़ कब आता है? जब प्रांतीय चुनाव होता है। प्रांतीय चुनाव के बाद निर्णायक मोड़ आया। क्यों आया? उसका कारण क्या था? लीग का कमजोर प्रदर्शन हुआ। आपने 1937 का चुनाव मैंने पढ़ाया है, प्रांतीय चुनाव, उसमें आप देखोगे कि लीग हर जगह पे हारता चला जाता है, कांग्रेस को बहुमत मिलता है, और कांग्रेस के मंत्रालयों में लीग को पर्याप्त स्थान नहीं मिलता है। ठीक है। परिणाम होता है कि जिन्ना हिंदू बहुसंख्यकवाद का मुद्दा उठाते हैं। वो बोलते हैं कि ये जो देश है वो हिंदू यहाँ बहुसंख्यक है, इसलिए हमें मतलब कि मुसलमानों को यहाँ पर सही से भागीदारी नहीं मिलेगी, अधिकारों को मान्यता नहीं मिलेगी, सहयोग नहीं मिलेगा, इसलिए हमें पृथकतावादी बनना पड़ेगा। तो वो जिन्ना जो है एक शब्द लेके आते हैं हिंदू बहुसंख्यकवाद, उसका मुद्दा उठाते हैं या मुद्दा बनाते हैं, आप ऐसा बोल सकते हो, और एक अलग राजनीतिक पहचान की आवश्यकता पर बल देते हैं कि अब जो है हमें मुसलमानों को अलग पहचान लेनी ही पड़ेगी, मांगनी ही पड़ेगी, छीनना ही पड़ेगा। ये कंसेप्ट था उनका। अब आता है लाहौर प्रस्ताव। देखिए, पहले था लाहौर समझौता, अब आता है लाहौर प्रस्ताव, जो 23 मार्च 1940 को सामने आता है। प्रमुख बातें क्या थी? मुसलमानों को अलग राष्ट्र माना गया। जो मुसलमान हैं वो पूरी तरह से अलग राष्ट्र हैं। यहाँ देखिए, राष्ट्र, राज्य, देश, इन सबकी अलग अलग बहुत बड़ी परिभाषा है, वो मैं आपको किसी और वीडियो में अलग से समझाऊंगा। यहाँ आपको ये समझना है कि वो चाहते थे, बोलते थे कि हिंदू अलग राष्ट्र है और मुसलमान अलग राष्ट्र है, तो हमें अलग अलग कर दो। ठीक है। और मुस्लिम बहुल क्षेत्रों में स्वतंत्र राज्यों की मांग की गई। बाद में यही पाकिस्तान रिजोल्यूशन कहलाया। तो लाहौर प्रस्ताव में ही पाकिस्तान रिजोल्यूशन की बात की गई थी। महत्व क्या था? पाकिस्तान की मांग पहली बार औपचारिक रूप से सामने आ गई और जन आधारित आंदोलन चला गया। 1940 से 46 तक जो जिन्ना की रणनीति थी वो मुस्लिम लीग को जन आंदोलन बनाना था, धार्मिक पहचान को राजनीतिक आधार बनाना था, और द्विराष्ट्र सिद्धांत, हिंदू भारत पाकिस्तान सिद्धांत को लोकप्रिय बनाना था। प्रमुख तर्क क्या दिया था उन्होंने? कि हिंदू और मुस्लिम दो अलग अलग राष्ट्र हैं। और 1946 के चुनाव में क्या हुआ कि मुस्लिम मतों का लगभग 75% लीग को मिला। मतलब ये फूट डालने में ये इनको मदद मिली इन सारे तर्कों से, और मुस्लिम लीग को मुस्लिम मतों का 75 मिला मुस्लिम लीग को। ठीक है। बंगाल और पंजाब की अधिकांश मुस्लिम सीटों पर इन्होंने, मुस्लिम लीग ने विजय प्राप्त करी, और पाकिस्तान की मांग को लोकतांत्रिक रूप से वैधता मिली। ये था पाकिस्तान की मांग का टॉपिक। आगे देखते हैं क्या है। हमें आगे पढ़ना है प्रत्यक्ष कार्रवाई दिवस, ये भी उसी से जुड़ा है। देखिए क्या होता है। 16 अगस्त 1946 को कैबिनेट मिशन, 16 अगस्त 1946 को कैबिनेट मिशन विफल होता है। मतलब अभी आप इसको ऐसे देखिए कि जो प्रत्यक्ष कार्रवाई दिवस है वो उसका डेट है 16 अगस्त 1946। इसके कारण कैसे कैसे हुए, कारण यहाँ पे समझते हैं। तो कैबिनेट मिशन की योजना विफल हो जाती है, कांग्रेस लीग में गतिरोध उत्पन्न हो जाता है, कलकत्ता में भीषण सांप्रदायिक दंगे होते हैं, हिंदू मुस्लिम संबंध अत्यंत तनावपूर्ण हो जाते हैं पूरे देश में, लगभग कलकत्ता में बहुत ज्यादा, और विभाजन लगभग अपरिहार्य प्रतीत होने लगता है। इस सब की वजह से प्रत्यक्ष कार्रवाई दिवस, डायरेक्ट एक्शन डे, जो मुस्लिम लीग के मुख्य नेता जिन्ना ने बोला था होगा, और लड़के लेंगे पाकिस्तान वाली बात है ये, और 16 अगस्त 1946 को यह घटना घटी थी, दंगा हुआ था कलकत्ता में। ठीक है। पाकिस्तान की मांग के प्रमुख कारण क्या थे? तो अलग अलग पढ़ते हैं। राजनीतिक कारण क्या थे? तो 37 के चुनाव में लीग की निराशा, पहले पढ़ा चुका हूं। कांग्रेस लीग के बीच अविश्वास का भाव हो गया, क्योंकि जहां जहां जीते थे वहां पर लीग को सही से भागीदारी नहीं मिली सरकार में। वैचारिक कारण, द्विराष्ट्र सिद्धांत लेके आ गए थे। भारत पाकिस्तान दो राष्ट्र चाहते थे मुस्लिम लीग,
कांग्रेस नहीं चाहती थी, और पृथक राजनीतिक पहचान चाहते थे, जो कांग्रेस नहीं चाहती थी। सामाजिक कारण क्या था? सांप्रदायिक ध्रुवीकरण होने लगा, हिंदू अलग मुसलमान अलग होने लगे, और राजनीति जो है वो धार्मिक हो गई, हिंदूवादी और मुस्लिम के लिए इस्लाम वाला राजनीति शुरू हो गया। ब्रिटिश की नीति क्या रही? वो चाहते थे डिवाइड एंड रूल, फूट डालो राज करो, और इन्होंने सांप्रदायिक राजनीति को बढ़ावा दिया। इन्होंने चाहा कि चाहे देश का बंटवारा हो जाए, जितना दिन हम खींच सकते हैं इसको खींचेंगे, उनको गुलाम बना के रखेंगे। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रतिक्रिया क्या रही, ये समझ जाते हैं। द्विराष्ट्र सिद्धांत का इन्होंने विरोध किया, जो मैंने अभी ऊपर आपको बताया यहाँ पे, ठीक है। कांग्रेस का दृष्टिकोण क्या था कि भारत एक संयुक्त राष्ट्र है, राष्ट्रवाद धर्म पर आधारित नहीं हो सकता, सभी समुदाय समान भागीदार हैं। इसके प्रमुख नेता कौन थे? मौलाना अबुल कलाम आजाद और जवाहरलाल नेहरू, ठीक है। लाहौर प्रस्ताव का विरोध किया, और कांग्रेस का मत क्या था कि यह अस्पष्ट प्रस्ताव था, इस तरह के प्रस्ताव नहीं होने चाहिए, इसमें स्पष्टता नहीं है, विभाजन से हिंसा होगी, विस्थापन होगा, यहाँ के लोग वहाँ के लोग यहाँ आएंगे, जो आगे आप पढ़ोगे द बर्निंग ट्रेन वगैरह जो है, ठीक है। भारत की एकता टूटेगी, वार्ताओं के माध्यम से समाधान जरूरी है, और कांग्रेस ने कई संवैधानिक प्रयास इसके लिए किए कि भारत पाकिस्तान अलग ना हो। उन प्रयासों को हम एक एक करके क्रमवार पढ़ते हैं। तो पहला प्रयास था क्रिप्स मिशन, युद्ध के बाद संवैधानिक समाधान निकालने की बात करी गई, जो कि असफल हो गया। कौन सा युद्ध? द्वितीय विश्व युद्ध 1939 से स्टार्ट हुआ था ये, ठीक है। बोला गया था युद्ध के बाद ये किया जाएगा, ठीक है। अब है वेवेल योजना 1945, अंतरिम सरकार गठन किया गया, शिमला सम्मेलन हुआ, विफल हो गया। कैबिनेट मिशन 1946, संयुक्त भारत बनाए रखने की बात की गई, कांग्रेस का रुख था संयुक्त भारत स्वीकार किया इन्होंने, लीग का रुख था मतभेदों के कारण योजना विफल हो गई, उन्होंने कहा कि नहीं, हम नहीं स्वीकार करेंगे संयुक्त भारत, हम अलग होंगे। अंतरिम सरकार गठन होता है 1946 में, कांग्रेस एवं मुस्लिम लीग दोनों शामिल हुए, लीग ने अक्टूबर 1946 में भाग लिया, सहयोग की कमी एवं लगातार मतभेद की वजह से ये भी खत्म हो गया। देखिए यहाँ पर एक छोटी सी स्टोरी मैं आपको बताता हूँ, जब मैंने अपने पढ़ाई के समय में सीखा था या सुना था किसी से, सर से, किसी भी अपने गुरुजी से, उसमें क्या था कि जब सरकार पहले तो लीग शामिल नहीं होती, जब शामिल हुई ना तो इन्होंने वित्त मांगा था, वित्त, और वित्त विभाग दिया गया था अंतरिम सरकार में लियाकत अली खान को। आपने पढ़ा होगा, जो पाकिस्तान के पहले प्रधानमंत्री बने प्रथम, वो लियाकत अली खान थे, और जो गवर्नर जनरल और राष्ट्रपति का पद था वो जिन्ना के पास था, उन्होंने गवर्नर जनरल भी अपने आप को वहां पर बोला था, ठीक है। तो लियाकत अली खान किस विभाग में थे? वित्त विभाग में। अब क्या होता था कि जितने दिन ही सरकार चली, अंतरिम सरकार, कोई भी डिपार्टमेंट, कोई भी जो था कांग्रेस के पास डिपार्टमेंट, वो जब जाता था ना वित्त मांगने के लिए वित्त मंत्रालय में, तो लियाकत अली खान उसे मना कर देते थे जिन्ना के इशारे पे, ठीक है। तो इस तरह से जो सहयोग की कमी की बात होती है ना, वो सिर्फ कांग्रेस की साइड से नहीं है, मुस्लिम लीग के साइड से भी सहयोग की कमी थी, वो चाहते ही नहीं थे कि यहाँ पे हम रहें, तो वो इस तरह का काम कर रहे थे, तो तभी जाके आगे जाके टूटता है और अलग अलग संविधान सभा का गठन होता है, ठीक है। आगे चलते हैं। आपका अगस्त प्रस्ताव 1940 और व्यक्तिगत सत्याग्रह, ये दोनों को अलग अलग पढ़ने का प्रयास करते हैं। सितंबर 1939 में द्वितीय विश्व युद्ध का प्रारंभ होता है। ब्रिटेन क्या करता है? भारतीयों से बिना सलाह लिए भारत को युद्ध में शामिल कर देता है। देखो, जो 1937 में जो चुनाव लड़ा था, जहां कांग्रेस ने 7-8 जगह पे सरकार बनाई थी, कुछ जगहों पे मुस्लिम लीग ने बनाई थी, तो ये क्या करते हैं, बिना भारतीयों की सलाह लिए भारत के युद्ध में बोल देते हैं हम शामिल हो गए, किसी से डिस्कशन भी नहीं करते हैं। और इसी के वजह से मैंने पढ़ाया है पीछे आपको, उसमें 1937 वाले प्रांतीय चुनाव में, कि सारी सरकारें कांग्रेस की इस्तीफा दे देती हैं, और उस दिन भी मुस्लिम लीग ने एक डे मनाया था, मैं थोड़ा मिस कर रहा हूँ, कि हम अब आज़ाद हो गए, इस तरह का कुछ बनाया था, ठीक है। तो भारत के युद्ध में शामिल कर दिया। कांग्रेस ने समर्थन के लिए 2 शर्तें रखी ब्रिटिश के सामने, एक तो संविधान सभा का गठन करो, दूसरा केंद्र में उत्तरदायी राष्ट्रीय सरकार को बनाओ। ब्रिटिश सरकार ने इन मांगों को अस्वीकार कर दिया, उन्होंने नहीं, ऐसा नहीं होगा, आप लड़ो हाथ में, हम ऐसा नहीं मानेंगे। 17 अक्टूबर 1939 को वायसराय जो थे लिन लिथगो, उसका बयान आया कि केवल परामर्श का आश्वासन दिया गया। उन्होंने कहा कि हम परामर्श लेंगे, आपसे सलाह लेंगे, लेकिन हम यही करेंगे ये जरूरी नहीं है। मार्च 1940 में क्या होता है, रामगढ़ में एक अधिवेशन होता है, ठीक है। पूर्ण स्वतंत्रता की मांग दोहराई गई जाती है, और गांधी जी को सविनय अवज्ञा शुरू करने का अधिकार मिलता है। इस तरह से ये घटना घटती है। अब व्यक्तिगत सत्याग्रह की बात करते हैं, नहीं, पहले अगस्त प्रस्ताव को फिर से अच्छे से पढ़ते हैं। तो अगस्त प्रस्ताव आता है 8 अगस्त 1940 को। प्रस्तावक कौन थे? वायसराय लॉर्ड लिन लिथगो। उद्देश्य क्या था? द्वितीय विश्व युद्ध में भारतीयों का समर्थन प्राप्त करना, क्योंकि मना कर दिया था इन्होंने, ठीक है।
अब इसकी विशेषताएं क्या थी? सबसे पहली, संविधान सभा। युद्ध के बाद भारतीयों द्वारा संविधान बनाने हेतु प्रतिनिधि निकाय कंस्टिट्यूएंट बॉडी का गठन किया जाएगा। डोमिनियन स्टेट्स, युद्ध के बाद डोमिनियन स्टेट्स देने का वादा दोहराया गया। वायसराय की कार्यकारी परिषद का विस्तार किया जाएगा। भारतीय सदस्यों की संख्या बढ़ाने का भी आश्वासन दिया गया। युद्ध सलाहकार परिषद का गठन होगा। भारतीयों की भागीदारी वाली वॉर एडवाइजरी काउंसिल का गठन किया जाएगा। अल्पसंख्यकों को वीटो का अधिकार मिलेगा, मतलब मुसलमानों को उनकी सहमति के बिना कोई संविधान लागू नहीं होगा। और ब्रिटिश नियंत्रण बरकरार रहेगा। किस पे? रक्षा पे, विदेश नीति पे, रियासतों वाले जो भी नीति उन पे, और अखिल भारतीय सेवाओं पे। ये अगस्त प्रस्ताव में बोला गया, जिसको कांग्रेस ने और मुस्लिम लीग ने दोनों ने खारिज किया। कैसे खारिज किया आप समझो। कांग्रेस बोला कि वो चाहते थे कांग्रेस की पूर्ण स्वतंत्रता मिले, और यहाँ डोमिनियन स्टेट की बात हो रही थी। डोमिनियन स्टेट वो स्वीकार नहीं था, प्रस्ताव को अस्वीकार कर दिया। ठीक है। मुस्लिम लीग पाकिस्तान की मांग कर रहे थे, डोमिनियन स्टेट की तो मतलब ही नहीं बनता एक साथ रहने का, प्रस्ताव अस्वीकार कर दिया। और गांधी जी ने इसी प्रस्ताव के उत्तर में व्यक्तिगत सत्याग्रह शुरू कर दिया। तो अब व्यक्तिगत सत्याग्रह को पढ़ते हैं। तो सकारात्मक और नकारात्मक जो पहलू रहे अगस्त प्रस्ताव के, वो क्या रहे कि पहली बार संविधान सभा में सकारात्मकता, देखिए हर चीज में कुछ पॉजिटिव कुछ निगेटिव होता है, पॉजिटिव भी ढूंढना चाहिए हमें। तो पॉजिटिव क्या रहा कि पहली बार संविधान सभा की मांग स्वीकार हुई। पहली बार ब्रिटिशरों ने माना कि अब भारत जो है वो, पहले तो बोलते थे ब्रिटेन की इनको तो अकल ही नहीं है, इनको तो शासन करने के लिए हमारे से लोगों की जरूरत है, हम इनको सभ्य बनाएंगे, ये भारतीय असभ्य हैं, इनको बोलने चालने खाने पीने समाज में रहने का ढंग नहीं है। तो संविधान बनाने के बाद तो बहुत बड़ी बात हो रही थी उस समय। अब पहली बार इस मांग को स्वीकार किया गया, इसलिए हमसे सकारात्मक पहलू मानते हैं अगस्त प्रस्ताव का। ये महत्व है। पहली बार भारतीयों के संविधान बनाने के अधिकार को मान्यता मिली। जुलाई 1941 में कार्यकारी परिषद का विस्तार हुआ, जिसमें 12 में से 8 भारतीय सदस्य बने। ये हो गया आपका सकारात्मक। नकारात्मक पहलू क्या था? पूर्ण स्वतंत्रता का उल्लेख इसमें था ही नहीं। डोमिनियन स्टेट की बात की गई थी। डोमिनियन स्टेट रहेंगे, ब्रिटिश शासन के अंदर ही रहेंगे। ठीक है। और अल्पसंख्यकों को वीटो देकर विभाजनकारी राजनीति को बढ़ावा मिला। इन्होंने बोल दिया अल्पसंख्यक वीटो करेंगे। अब कोई भी संविधान लागू होने के लिए आता, कोई भी कानून, मुस्लिम लीग उसमें वीटो कर देती, नहीं ये नहीं चलेगा, ये हमारे पक्ष में नहीं है, खत्म हो जाता। तो इन्होंने क्या किया? फूट डालो वाली विभाजनकारी नीति को, राजनीति को अपनी बरकरार रखी, और वास्तविक सत्ता ब्रिटिशों के पास ही बनी रही। तो इस तरह से अगस्त प्रस्ताव का सकारात्मक और नकारात्मक पहलू को हमने समझा। व्यक्तिगत सत्याग्रह की बात करते हैं। प्रश्न आता है प्रथम द्वितीय कौन थे, इस तरह से, लेकिन आप इसको डिटेल से भी समझ लीजिए। 1940 से 1941 तक चला गया। कारण क्या था? अगस्त प्रस्ताव से संतोष था। गांधी जी व्यापक आंदोलन नहीं चाहते थे, क्योंकि विश्व युद्ध चल रहा था। युद्ध के विरुद्ध शांतिपूर्ण विरोध ये करना चाहते थे। उद्देश्य क्या था? युद्ध का शांतिपूर्ण विरोध करना, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता की रक्षा करना, सरकार को अंतिम अवसर एक बार फिर देना, और अहिंसक विरोध दर्ज करना या कराना। ठीक है। व्यक्तिगत सत्याग्रह की विशेषताएं थी, जन आंदोलन नहीं, व्यक्तिगत आंदोलन। सब व्यक्तिगत रूप से आंदोलन किए, जन आंदोलन मत कीजिए, क्योंकि अभी युद्ध चल रहा है, और उस समय तक हम अपने आप को ब्रिटिश जो क्राउन है उसकी जो है जनता मान रहे थे। ठीक है। सत्याग्रही का चयन केवल गांधी जी करते थे। केवल कांग्रेस सदस्य ही भाग ले सकते थे। ये विशेषताएं भी हैं और ये कमी भी थी। मुख्य मुद्दा था अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, और युद्ध विरोधी प्रचार तक यह सीमित रहा, और फांसीवाद के विरुद्ध युद्ध में बाधा ना डालने की नीति इसने अपनाई। तो ये सिर्फ विशेषता नहीं है, ये कमियां भी आपको मैंने यहाँ पे समझा दिया। परिणाम क्या हुआ, मूल्यांकन क्या हुआ, ये समझिए। इसको भी सकारात्मक तरीके से समझिए। पहले कि कांग्रेस का शांतिपूर्ण विरोध जारी रहा, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का प्रश्न राष्ट्रीय मुद्दा बना, कई स्थानीय कार्यकर्ता राष्ट्रीय राजनीति से जुड़े। सीमाएं क्या थी? जन आंदोलन नहीं बन सका, है ना, नकारात्मक बोल सकते हो आप इसको। लगभग 5600 सत्याग्रही ही जेल गए। युद्ध प्रयासों पर विशेष प्रभाव नहीं पड़ा, युद्ध चलता रहा, और सरकार और कांग्रेस के बीच समझौता नहीं हो सका। अब क्रम जान लीजिए। तो प्रश्न पूछता है छोटे एग्जाम्स में, अब तो खैर बीपीएससी या सिविल सर्विस से प्रश्न नहीं पूछेंगे, फिर भी आपको जानना बहुत जरूरी है। प्रथम सत्याग्रह जो थे वो सत्याग्रह हुए थे विनोबा भावे 17 अक्टूबर 1940 को। दूसरे थे जवाहरलाल नेहरू, और तीसरे थे ब्रह्मदत्त। उसके आगे बहुत सारे हैं, तो उनके नाम हर जगह लिख के पढ़ना जरूरी नहीं है, इंपॉर्टेंट भी नहीं है। ठीक है, आगे चलते हैं। अब हमने ये टॉपिक तीनों चारों पढ़ लिया। अब हम जो पीवाईक्यूज यूपीएससी में या अदर पीसीएस में पूछे गए हैं इन टॉपिक्स से, उसकी चर्चा एक बार कर लेते हैं। फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना कब और किसके द्वारा की गई थी? 1939 में सुभाष चंद्र बोस के द्वारा। ठीक है, ये मैंने पीछे आपको बता दिया। फॉरवर्ड ब्लॉक का गठन भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में हुआ था? त्रिपुरी में। ठीक है, पहले हरिपुरा हुआ था, फिर त्रिपुरी 1939।
ठीक है, 38 में त्रिपुरा हुआ था। मुस्लिम लीग द्वारा पाकिस्तान की मांग करने वाला प्रसिद्ध लाहौर प्रस्ताव किस वर्ष पारित किया गया था? 1940। पीछे पढ़ा दिया डिटेल में, बहुत कॉमन सा क्वेश्चन है। 1940 के लाहौर अधिवेशन मुस्लिम लीग में पाकिस्तान के प्रस्ताव किसने प्रस्तुत किया था? के फजलुल हक ने। इस प्रस्ताव का प्रारूप ड्राफ्ट जो है वो सिकंदर हयात खान ने तैयार किया था। ठीक है, ये जो आपके सिकंदर हयात खान, आपके लियाकत अली खान, मोहम्मद अली जिन्ना, यही सब मेन थे मुस्लिम लीग में। अगस्त प्रस्ताव 1940 के समय भारत का वायसराय कौन था? लॉर्ड लिनलिथगो, पढ़ा है पीछे। अगस्त प्रस्ताव 1940 का मुख्य उद्देश्य क्या था? द्वितीय विश्व युद्ध में भारत का समर्थन प्राप्त करना, क्योंकि कांग्रेस ने मना कर दिया था। व्यक्तिगत सत्याग्रह आंदोलन किस घटना की प्रतिक्रिया के रूप में शुरू किया गया था? अगस्त प्रस्ताव के विरोध में। कांग्रेस ने अस्वीकार किया, लीग ने अस्वीकार किया और गांधी जी ने अगस्त प्रस्ताव के ही विरोध में व्यक्तिगत सत्याग्रह शुरू किया। व्यक्तिगत सत्याग्रह, ना कि जन आंदोलन। ठीक है, व्यक्तिगत सत्याग्रह 1940 के प्रथम सत्याग्रही कौन थे? ये पूछ लिया है, विनोबा भावे। ठीक है, दूसरा नेहरू जी और तीसरा ब्रह्मदत्त। व्यक्तिगत सत्याग्रह के अंतर्गत दूसरे सत्याग्रही कौन थे? जवाहरलाल नेहरू, आ गया नाम। व्यक्तिगत सत्याग्रह को अन्य किस नाम से जाना जाता है? दिल्ली चलो आंदोलन के नाम से। ये थोड़ा सा एक बार देख लिया जाएगा, क्योंकि दिल्ली चलो जो है वो नारा सुभाष चंद्र बोस ने दिया था। तो ये मैं थोड़ा सा कंफ्यूज हूँ इसमें, फिर भी आप अभी यही याद रखिए, मैं बाद में इसको क्लियर करूंगा अगले वीडियो में। मुस्लिम लीग द्वारा प्रत्यक्ष कार्रवाई दिवस कब मनाया गया था? 16 अगस्त 1946, पढ़ा चुका हूं। प्रत्यक्ष कार्रवाई दिवस 1946 का आह्वान किसने किया था? मोहम्मद अली जिन्ना ने। ठीक है, आगे है मेंस के पीवाईक्यू जो यूपीएससी और अदर केसेस में पूछे गए हैं। सुभाष चंद्र बोस के राजनीतिक और सामाजिक विचारों की आलोचनात्मक समीक्षा कीजिए। देखिए, राजनीतिक विचार में आप जो कांग्रेस के वो अध्यक्ष चुने जाते हैं, किस तरह से वो उसको छोड़ते हैं, कांग्रेस को क्यों छोड़ते हैं, क्या उनकी विचारधारा थी, और सामाजिक में कैसे फॉरवर्ड ब्लॉक का नाम आता है, कैसे समाजवादी के विरोध में वो जाते हैं, वो सब आपको यहाँ पे लिखना है, पीछे नोट्स में आपको मिलेगा। फॉरवर्ड ब्लॉक गठन के पीछे कारण, उसकी विचारधारा, बिल्कुल आंसर पीछे लिखा हुआ है। किन परिस्थितियों में मुस्लिम लीग को 1940 में पाकिस्तान की मांग करने के लिए प्रेरित किया? क्या यह केवल सांप्रदायिक राजनीति का परिणाम थी? देखिए, यहाँ पे तो बहुत सारी चीजें लिखी जा सकती है कि एक तो ये कि मुस्लिम लीग को या फिर मुस्लिम लीग के नुमाइंदों को, है ना, कुछ लोग थे ये, है ना, इनको ऐसा लगने लगा था कि ये बहुसंख्यक समाज है, वो हिंदुओं का है भारत में, मुसलमानों को यहाँ पे सही से ट्रीट नहीं किया जा रहा है, इसलिए हमारे लिए अलग राष्ट्र और अलग विचारधारा की मांग उठाना जायज है। ठीक है, और दूसरा ये हो सकता है कि ये जो इसके कर्ता धर्ता थे ना, वो मोहम्मद अली जिन्ना थे। आप जिन्ना के थ्योरी को सही से पढ़िएगा, वो गांधी जी से अपना कंपेरिजन नहीं करते थे, वो अपना कंपेरिजन करते, सॉरी, वो नेहरू जी से अपना कंपेरिजन नहीं करते थे, वो करते थे गांधी जी से। ठीक है, तो वो गांधी जी के लेवल के नेता समझते थे अपने आप को। तो उनको ये बात नहीं पच रही थी कि कांग्रेस में ऐसे नेहरू जी का उदय हो रहा है या पटेल का उदय हो रहा है और गांधी जी उनकी बात से सहमत नहीं हो रहे हैं, इसलिए भी ये इन्होंने सांप्रदायिकता का रूप दिया और अपनी राजनीति को चमकाया। आप जब देखोगे, आप जब पढ़ोगे डिटेल में, आगे समझोगे, बहुत सारे रिटर्न में ये फैक्ट्स हैं कि यही जिन्ना जब मरते हैं वहां पे पाकिस्तान में, तो कहते हैं कि जब ये मर रहे थे तो जिस गाड़ी से इनको भेजा जा रहा था, जिस एम्बुलेंस से इनको हॉस्पिटल भेजा, कहते हैं उनको ब्लड कैंसर था, तो हॉस्पिटल जा रहे थे, उसमें एक नर्स और एक सिपाही था सिर्फ, और एक ड्राइवर था, और उसका पेट्रोल रास्ते में समाप्त हो जाता है। राष्ट्रपति हैं आपके देश के, ठीक है, और आप समझ रहे हो षड्यंत्र भी हो सकता है, क्योंकि वहां पर भी जिन्ना अपनी जान चाह रहे थे, वो लियाकत अली खान की मांग को नहीं मानते थे, उन पे चिढ़ते थे, उन पे चिल्लाते थे। ठीक है, तो इन्होंने अपनी इच्छा की पूर्ति के लिए, अपने राजनीतिक महत्वाकांक्षा की वजह से इसको सांप्रदायिकता का रूप दिया था। तो आप लिखते समय सब चीजों को बैलेंस कीजिएगा, ऐसा नहीं कि बिल्कुल एकदम कांग्रेसी टाइप से लिखना है या मुस्लिम लीग के पक्ष में लिखना है, दोनों को मिला के अच्छे से लिखिएगा आंसर। ये जो तथ्य मैंने बताया आपको, और इसलिए बताया कि ये रोचक तथ्य हैं और कहीं ना कहीं ये भी लिखे हुए हैं। दूसरा है, प्रत्यक्ष कार्रवाई दिवस की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि क्या थी? भारत के स्वतंत्रता संग्राम के अंतिम चरण में सांप्रदायिक राजनीति के उभार का विश्लेषण कीजिए। ये भी बहुत डिटेल से आगे भी मैं पढ़ाऊंगा, क्योंकि सांप्रदायिकता पर ही मैंने अलग से एक वीडियो बना रखा है, एक टॉपिक पूरा, वो भी मैं आपको, उसमें आप समझोगे कि सांप्रदायिकता क्यों हुआ, ये जो मुस्लिम लीग की नफरत धीरे धीरे बढ़ती चली गई और लोगों में जो इन्होंने अविश्वास पैदा कर दिया हिंदू समाज बहुसंख्यकों के प्रति मुस्लिम लीग ने, उसके वजह से जब प्रत्यक्ष कार्रवाई दिवस की मांग करी जिन्ना ने, तो किस तरह से दंगे फैले थे पूरे देश में, खासकर कलकत्ता में,
तो इन चीज़ों को आप उसमें पढ़ोगे और लिखोगे, और मैंने पीछे पढ़ाया भी है, आगे भी पढ़ाऊंगा। अगस्त प्रस्ताव 1940 के मुख्य प्रावधान क्या थे, मैंने पीछे लिखा है। और कांग्रेस और मुस्लिम लीग दोनों से स्वीकार किया गया, अस्वीकार ही किया था, चर्चा करें तो वो मैंने लिखा है, पीछे आप लिख देना, पूरा पॉइंट वाइज नंबर मिल जाएंगे। व्यक्ति सत्याग्रह ने जन आंदोलन और कांग्रेस की राजनीतिक रणनीति को कैसे नई दिशा दी, क्योंकि पहले कांग्रेस जो थी वो जन आंदोलन करती थी लोगों को साथ लेके, और व्यक्तिगत सत्याग्रह ने कहा कि आप इंडिविजुअली सत्याग्रह करो, अपनी बातें बोलो, है ना, व्यक्ति स्वतंत्रता है आपको, उसकी बात करो। तो इस हिसाब से जितने लोग जुड़ेंगे वो अलग अलग स्तर पे अपने लेवल से काम करेंगे देश के लिए, तो वो अलग रणनीति थी, अलग दिशा दी गई थी, उसकी चर्चा यहाँ पे करनी है आपको। और सामूहिक अवज्ञा के बजाय सीमित सत्याग्रह के चयन का विश्लेषण किया। सामूहिक अवज्ञा का मतलब है वही जन आंदोलन ना होके सीमित सत्याग्रह का मतलब है व्यक्तिगत सत्याग्रह, तो सेम ही चीजें घुमा के पूछा है। आप इसको डिटेल से जब समझोगे पूरा कंसेप्ट जो मैंने वीडियो में डाला है तो आपको समझ में आ जाएगा। तो दोस्तों 30 मिनट का वीडियो बना है, जो नेक्स्ट वीडियो का टॉपिक होगा वो क्रिप्स मिशन होगा, जो मार्च 1942 में आया था, और भारत छोड़ो आंदोलन 1942, ये दोनों बहुत ही इंपॉर्टेंट है। मैंने दोनों को एक वीडियो में बनाया है, आप वीडियो को देखिएगा और अंत तक देखिएगा, अच्छे से देखिएगा, और 2-3 बार देखने पे प्री और मेंस के कहीं से कोई प्रश्न आएंगे आपसे नहीं कहीं भी जाने वाला। तो चैनल का नाम है बीपीएससी पाठशाला विद चौहान, जहाँ पे हमने ये टॉपिक पूरा कंप्लीट किया। अगले वीडियो में फिर मिलेंगे। आप चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और शॉर्ट्स को जरूर देखा कीजिए। चैनल के जो शॉर्ट्स हैं उसमें कुछ भी फालतू चीज़ें नहीं है, फालतू गाने नहीं है, वो तो म्यूजिक से डाला गया है इंस्ट्रूमेंटल, कि आपको ठीक लगे, थोड़ा सा अच्छा लगे, अच्छा महसूस हो। तो उसमें भी शॉर्ट्स में भी मैंने जो है वो कंटेंट ही डाला है, तो भी आपको फायदा करेगा। तो आज के लिए इतना ही है। आपको अंत तक बने रहने के लिए बहुत बहुत आपका धन्यवाद। पढ़ते रहिए, मस्त रहिए।